हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को NaOH के फॉर्मेशन के लिए एक प्रोसेस बताई थी जिसका नाम था गॉसेस प्रोसेस, और सेकेंड प्रोसेस थी लोविक प्रोसेस। तो लोविक प्रोसेस अपन ने देखी नहीं थी। तो लोविक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर अपन सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आयरन ऑक्साइड के साथ कराएं, इसको अपन बोलते हैं हेमेटाइट, और ये क्या होती है, आयरन की ओर होती है, ओर ऑफ आयरन। ठीक है, तो इससे कंपाउंड क्या बनेगा, इससे बनेगा आयरन का 8। और अगर मैं अगेन, अब देखो Na2CO3 की रिएक्शन तुमने Fe2O3 के साथ कराई, तुम्हें क्या मिल रहा है, NaFeO2। ठीक है, और उसकी रिएक्शन तुम वाटर के साथ कराओगे, उसकी रिएक्शन अगर तुम वाटर के साथ कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा NaOH, और उसके साथ तुम्हें दूसरी चीज क्या मिल जाएगी, FeO3। और ये जो रिएक्शन हो रही है ये हो रही है रेड हीट। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, रेड हीट। तो लोविक प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम हेमेटाइट के साथ करवाते हैं, तो वो देता है सोडियम का 8, और उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो वाटर के साथ हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ निकलता है FeO3। तो ये थी प्रोसेस लोविक प्रोसेस। डाउन कर लिया होगा। तो देखिए, आप लोगों ने अभी एक चैप्टर नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कभी ना कभी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है उस पर अपन बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग है अपनी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, NaCl। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन NaCl। NaCl का हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो देखो, अब मैं आपको एक चीज बता देता कि इलेक्ट्रोलिसिस में दो टाइप के सेल होते हैं। एक सेल होता है गैल्वेनिक, और एक सेल होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक। तो जो प्रोसेस हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस की, वो कहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब क्या होता है, जहां पे एक सेल होता है और एक ही सेल में। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि एक ही सेल में दोनों आपके इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। तो मैं मान लेता हूं ये है मेरा एनोड, और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये है मेरा कैथोड, इनको मैंने कनेक्ट किया हुआ आपस में। तो एनोड कैसा होता है, एनोड होता है पॉजिटिव, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। अब देखो इसमें सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, किसका सॉल्यूशन हमने लिया है, ब्राइन सॉल्यूशन, यानी हमने लिया है NaCl। तो इसमें देखो कौन कौन से कंपोनेंट है। अगर NaCl का सॉल्यूशन तुमने लिया है तो इसमें एक तो Na प्लस आयन, एक Cl माइनस है, और कैसा है, एक्वस। तो इसका मतलब इसमें H2O भी है। अभी जो नेगेटिव प्लेट होती है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आके एंटर होते हैं। यानी नेगेटिव प्लेट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज कंटेन करने वाली प्लेट है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये पॉजिटिव प्लेट है। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, सिंपल सी बात है, Cl माइनस, और ये क्या है, एनोड यानी पॉजिटिव। तो Cl माइनस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, यानी कि हम क्या बोलेंगे, एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे रिएक्शन हो रही है दैट 2Cl माइनस गिव्स Cl2, या फिर Cl माइनस सिंगल फॉर्म में लोगे तो हाफ Cl2 हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के किसमें कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन गैस में। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, एनोड पे, एनोड पे हो रही है ना प्रोसेस। अब ये H2O और इलेक्ट्रॉन, अब देखो अगर ये मोल्टेन स्टेट होती, एक्वस नहीं होती, मोल्टेन स्टेट होती, तो ये Na प्लस चला जाता इसकी तरफ और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन ये फॉर्म कैसा है, एक्वस। तो एक्वस फॉर्म में Na प्लस उसकी तरफ नहीं जाता, अट्रैक्ट होता है H2O। तो H2O अट्रैक्ट होता है, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, तो कैथोड पे आपकी रिएक्शन होती है
H2O plus 2 electron gives OH minus plus H, या फिर H2O plus electron gives OH minus plus H। ये रिएक्शन आपकी कहाँ पे हो रही है? ये रिएक्शन आपकी हो रही है कैथोड। अब आप एक चीज देखो, तो ये क्या बना Na+ और यहाँ से क्या मिल रहा है OH माइनस, तो ये दोनों आपस में मिलते हैं और फॉर्मेशन किसका कर देते हैं NaOH। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइट सॉल्यूशन, यानी कि NaCl से हम फॉर्मेशन कर रहे थे NaOH का। फिर से देख लो, मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, उसमें NaCl मैंने डाला। NaCl कैसा था? एक्वस था। तो इसमें तीन टाइप की चीजें मिल रही है, एक Na+ आयन, एक Cl- आयन और एक H2। अब सिंपल सी बात है, क्या है कि इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड लिए हुए, ये कैथोड है और ये क्या है एनोड। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, हमेशा याद रखना कि एनोड कैसा होगा पॉजिटिव और कैथोड कैसा होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। लेकिन गैल्वेनिक सेल में जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो वो आप आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो Na+Cl-H2O, अब ये Cl- नेगेटिव चार्ज कंटेनर था, तो ये क्या करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही होती है 2Cl- कन्वर्ट हो रहा होता है Cl2 में। अगर तुम इसको Cl- करो तो ये कितना हो जाएगा हाफ Cl। तो रिएक्शन दोनों सेम ही है। यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन की तरफ H2O जा रहा है, Na+ नहीं जा रहा। क्यों? मैंने इसका रीजन बताया, अगर ये मॉल्टेन स्टेट होती तो Na+ जाता, लेकिन ये कैसी है एक्वस स्टेट, तो यहाँ पे कौन जा रहा है H2O। तो वाटर इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है OH- और उसके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर। अब ये यहां से देखो कि इसमें क्या फॉर्म हो रहा है OH- और इसमें बचा क्या है सिर्फ Na+। तो जो OH- फॉर्म हो रहा है वो Na+ के साथ रिएक्शन करके आपको क्या दे देता है NaOH। अब अगर आपसे कोई पूछे कि Na+ क्यों नहीं जाके अट्रैक्ट हुआ, वाटर क्यों अट्रैक्ट हुआ, तो देखो इनके इसके पीछे रीजन होता है इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का बहुत कम होता है और वाटर का सोडियम से ज्यादा होता है। वाटर आपका कंपैरिजन में आता है, तो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे Na का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता और उसकी जगह कौन अट्रैक्ट होता है वाटर। ठीक है, तो बनाइए इसको और लिखिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइम सॉल्यूशन से हमने फॉर्म किया NaOH। बना लिया इसे। तो अगर ये मॉल्टेन स्टेट होती, तो देखो मॉल्टेन स्टेट में क्या होता, मॉल्टेन स्टेट में सीधा सीधा हो जाता कि अगर मॉल्टेन स्टेट में ले लेता किसकी NaCl मैंने कौन सा लिया मॉल्टेन, तो मॉल्टेन के केस में ये सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता Na+Cl2 गैस, यानी सीधा हमको सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस मिल जाती। लेकिन ये एक्वस फॉर्म था, तो एक्वस फॉर्म के लिए सारी प्रोसेस हुई और इससे हमें फाइनली मिल क्या रहा है NaOH। अब देखिए रीजन है कि NaOH इसमें जो फॉर्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन के अंदर दो दो टाइप की गैसेस भी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस रहते हैं कि NaOH मिक्स हो सकता है किसी गैस के साथ। अब इस चीज से बचने के लिए और NaOH का प्रॉपर फॉर्मेशन करने के लिए हम एक दूसरा सेल यूज करते हैं। ठीक है, उस सेल का नाम क्या है वो मैं लिखता हूं। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए हम जो सेल यूज करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं मर्क्यूरी कैथोड सेल। मर्क्यूरी कैथोड सेल। या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है कास्टनर केलर सेल। अब ये सेल क्यों यूज किया गया इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया ना वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि NaOH जो फॉर्म हो रहा था वो सॉल्यूशन के अंदर ही फॉर्म हो रहा था। अब इस सेल में क्या है,
इस सेल में 3 बैटरीज होती हैं, और यहाँ पे हम फिल करते हैं मर्क्यूरी, यहाँ पे फिल है H। ठीक, वो कनेक्ट कहाँ से, अब बैटरी जो 3 बैटरी इस सेल में लगी हुई है वो कनेक्ट कर रही है डायरेक्टली Hg से। तो ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने वापस से क्या लिया, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, तो इसमें क्या है Na प्लस है और H2 और दो ही चीजें इसमें। अब देखिए इस सेल में क्या होता है, इस सेल में जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा वो सेल के अंदर फॉर्म होगा ही नहीं, वो सेल के बाहर फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा वो देखिए, ठीक है। अब एक चीज और, इसमें जो ये काम कर रहा है Hg, वो किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह, और ये किसकी तरह, इलेक्ट्रोड की तरह। अब देखो इसमें होगा क्या, आप सब जानते हो कि मेटल और मर्क्यूरी की रिएक्शन अगर करवाई जाए, तो अगर Na+ की रिएक्शन में मर्क्यूरी से करवाऊं तो ये एमलगम फॉर्म कर लेगा, सोडियम एमलगम। आप सब जानते हो कि सोडियम की एफिनिटी होती है मर्क्यूरी के टुवर्ड्स, मर्क्यूरी की तरफ सोडियम इजीली अट्रैक्ट होता है और क्या फॉर्म कर देता है, सोडियम एमलगम। अब इस सोडियम एमलगम की रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करा दूं, NaHg, इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करा दूं तो यहां से फॉर्म हो जाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस Hg, जो कि रिसाइकल की जा सकती है। तो ये प्रोसेस हो गई यहाँ से। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें उस सेल में फर्क क्या है, इस सेल में फर्क ये है कि Na+ यानी कि जो Na+ है वो कहाँ आ रहा है, Hg के टुवर्ड्स, Hg पे आके मिक्स हो रहा है, यहाँ से NaHg मिल रहा है, हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल NaHg का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, एमलगम मिल रहा है, उसको हम बाहर निकालकर वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं। वाटर के साथ ट्रीट करने पर हमें NaOH हाइड्रोजन गैस और Hg मिलता है, जो वापस से यूज किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस में NaOH आपका सेल के अंदर बन ही नहीं रहा, वो तो बाहर बन रहा है, तो बाहर बन रहा है तो यहाँ पे किसी भी टाइप के मिक्सचर का कोई भी टेंशन नहीं होता। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो ब्राइन सॉल्यूशन का, तो आप इस प्रोसेस से करो, ज्यादा सही। कास्टनर कैनर सेट, तो बना लीजिए इसको। फिर बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको बना लो। यही डिफरेंस था इस सेल में और उसमें, उसमें सारी प्रोसेस सेल के अंदर हो रही थी। अच्छा वो मोल्टेन स्टेट होता तो प्रॉब्लम आती नहीं, लेकिन वो एक्वस फॉर्म था, इसलिए वाटर अलग से रिएक्शन दे रहा था आपके कैथोड, इलेक्ट्रॉन को ले रहा था और OH- फॉर्म कर रहा था, और वही OH- Na+ के साथ कंबाइन हो रहा था, सारी प्रोसेस सेल के अंदर हो रही। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बात करते हैं प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज, NaOH। तो पहली प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि NaOH अगर आप देखो तो NaOH इजीली कन्वर्ट हो जाता है Na+ OH-, इजीली OH- देता है, इसलिए ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। अगर मैं NaOH की रिएक्शन CO2 के साथ करा तो ये क्या करता है, अब देखो NaOH यहाँ पे है बेस और CO2 है आपका मेटल, सॉरी CO2 आपका है नॉन मेटल ऑक्साइड, ये क्या है, ये है नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड आपके नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक, तो एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन आप लोगों ने 10th में पढ़ी है, दैट एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन NO2 के साथ करूं तो ये फॉर्म करता है सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइड, दोनों का फॉर्मेशन। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NO2 ले लेते हो तो आपका सोडियम नाइट्रेट भी फॉर्म हो जाता है और सोडियम नाइट्राइड भी फॉर्म हो जाता है। नोट डाउन कीजिए और रिएक्शंस देखते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं।
तो ये प्रॉपर्टीज, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। देखिए कि अगर रिएक्शन करा रहे हो तो क्या फॉर्म हो रहा है। इजी स्टेप्स है, इजी चीजें हैं। अगर मैं NaOH की रिएक्शन लेड ऑक्साइड के साथ, देखो ये जो आपका लेड ऑक्साइड है ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एक होता है एम्फोटेरिक मेटल। दोनों का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक मेटल किसे बोलते हैं? अगर कोई मेटल एम्फोटेरिक है या कोई ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो उसका मतलब क्या होता है? रिएक्ट्स विद बोथ। कौन कौन से? एसिड के साथ भी रिएक्ट कर पाए जो, और बेस के साथ भी रिएक्ट कर पाए। जो ऑक्साइड एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करते हैं उनको आप बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और जो मेटल एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करे उनको आप बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल। तो इसकी रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाएगा Na2PbO। ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज who reacts with acid as well as base। अब अगर सेम तुम NaOH की रिएक्शन टिन ऑक्साइड के साथ करा दो तो यहां से भी क्या फॉर्म होगा? Na2SnO। ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बता आपको होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है और एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन से होते हैं। तो लेड हो गया, जिंक होता है, अभी आएंगे 2-3 और मेटल आएंगे। चलिए नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रिएक्शन विद ब्रोमीन। अगर मैं NaOH की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराऊं तो देखो ब्रोमीन के साथ कराने पे यहाँ पे होता है डिसप्रोपोर्शन, और डिसप्रोपोर्शन होने के साथ साथ फॉर्मेशन होता है दो प्रोडक्ट का, NaBr प्लस NaOB। ठीक है। NaOH की रिएक्शन अगर तुम ब्रोमीन के साथ कराओगे तो डिसप्रोपोर्शन होगा, और डिसप्रोपोर्शन के साथ NaBr प्लस NaOBr मिलेगा। लेकिन कब? जब तुम्हारा NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूटेड। अब देखो अगर तुम इसको चेंज कर दो, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दो, इसको तुम NaOH को हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ले लो तो रिएक्शन चेंज हो जाती है। तब फॉर्म होता है NaBr प्लस NaBr, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, फॉर्म होता है NaBr प्लस NaBrO3। तो ये चीज याद रखना, कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ कराओगे तो Na डिसप्रोपोर्शन होगा, NaOBr फॉर्म होगा, और NaOH की रिएक्शन अगर आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराओगे तो NaBr प्लस NaBrO3 फॉर्म होगा। अब अगर मैं NaOH की रिएक्शन P4 के साथ कराऊं तो P4 के साथ कराने पे क्या फॉर्म होगा? तो यहाँ पे फॉर्म होती है फॉस्फीन गैस, यहाँ पे फॉर्म होती है फॉस्फीन गैस, और फॉस्फीन गैस के साथ साथ एक और प्रोडक्ट मिलता है जिसे आप बोलते हो NaH2PO। ये दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जब आप NaOH की रिएक्शन करवाते हो P4 के साथ, और P4 कैसा होता है? वाइट। NaOH की रिएक्शन अगर आप H2S के साथ करा दो, ठीक है, NaOH की रिएक्शन अगर आप H2S के साथ करो तो प्रोडक्ट बनाना सीखो। NaOH की रिएक्शन अपन H2S के साथ करवा रहे हैं, H2S के साथ करवाएंगे तो सिंपल सी बात है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा? Na2S, सोडियम सल्फाइड। नोट डाउन कीजिए और लिखवाता। तो ये सारी रिएक्शन है, कॉमन सी रिएक्शन है, जो भी है मैं लिखवा दे रहा, ठीक है। तो आप लोग इनको थोड़ा सा माइंड में रखना, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है इसमें, बट इन सब में प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, सारी रिएक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी। सोडियम के कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। अगर मैं NaOH की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करूँ
NaOH प्लस एल्यूमिनियम। तो देखो एक रिएक्शन आप लोगों ने 10th में पढ़ी होगी, व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल। बेस रिएक्ट विद मेटल यानी कि ये क्या थी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करेगा मेटल 8। तो मेटल 8 क्या होता है, NaAlO। इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। यही होता है, जो सेंटर वाला मेटल होता है वही बन जाता है मेटल 8। देखो एल्यूमिनेट, ठीक है। और ये कैसा होता है नेचर में, ये होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सॉरी एम्फोटेरिक मेटल होता है। एम्फोटेरिक का मतलब रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। अगर मैं NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ करूं, जिंक भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, तो ये भी क्या फॉर्म करेगा, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, मेटल 8। तो यहाँ पे फॉर्म होता है Na2Zn, जिसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। तो ये रिएक्शन आप लोगों ने 10th में पढ़ी होगी एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ठीक है। अब देखिए अगर मैं रिएक्शन लूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की CrCl3 के साथ, तो देखो इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इस टाइप की कोई भी रिएक्शन हो जिसमें दो डिफरेंट आयंस हो, आप वहां पे सीधा सीधा क्या किया करो, तुरंत समझ जाओ कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, इसमें आयंस एक्सचेंज होंगे। कैसे एक्सचेंज होंगे, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव। रिएक्टेंट में Na+ के साथ निगेटिव पार्ट कौन सा है, OH-, तो प्रोडक्ट में ये एक्सचेंज हो जाएगा और बन जाएगा Cl के साथ। तो क्या हो जाएगा 3NaCl, यहाँ पे 3 लगा दो और Cr और OH मिलके क्या दे देंगे, CrOH का होल थ्राइस, जो कि ग्रीन कलर का, ठीक है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्म हो जाएगा और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ग्रीन कलर का होता है। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के कलर याद रखने पड़ेंगे और ये याद रखना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म में होता है, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ये बेसिकली आप लोगों को कलर याद रखने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कौन प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है और कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। इन चीज़ों को आप लोगों को दिमाग में रखते हुए चलना है रिएक्शन के साथ साथ। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं, इनको एक एक बार पढ़ो और खत्म करो, ऐसा केस होना चाहिए। इन रिएक्शंस को एक बार देखो और खत्म करो कि हाँ भाई ठीक है रिएक्शन हमने पढ़। इनको याद नहीं करना होता, पहली चीज याद करोगे कोई फायदा नहीं होगा। NaOH की रिएक्शन अगर मैं कॉपर क्लोराइड के साथ कर रहा हूँ और ये कॉपर क्लोराइड में कौन सा है, देखो एक चीज याद रखो, कॉपर की दो स्टेट है Cu+ और Cu+, जो आपकी स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करता है उसको आप अस के फॉर्म में लिखते हैं यानी कि Q+, ठीक है। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में होता है उसको आप इक के फॉर्म में लिखते हो, इक। तो देखो Cu और Cu+2, इसमें ये क्या है Cu+ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लग रहा है और ये Cu+2 +2 लग रहा है, तो +2 हायर हुआ तो हायर वाला इक के फॉर्म में जाता है Q' और ये Q+। जैसे Sn+2 Sn+4 ये हाईएस्ट है तो ये बनेगा इक के फॉर्म में, तो ये बनता है स्टैनिक, और ये बनता है अस के फॉर्म में तो ये बनता है स्टैनस। तो इस चीज को याद रखो कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये CuCl2 यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, ये क्या है क्यूप्रिक क्लोराइड। वैसे CuCl और CuCl2 दोनों कॉपर क्लोराइड कहलाता है। अब इस रिएक्शन में भी अगर तुम सिंपल सी बात देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है Na+ और OH- और इसमें देखो तो क्या है Cu+2 और 2Cl-। अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट, आयंस एक्सचेंज कर दो तो यहाँ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा NaCl प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग बस रिएक्शन देख के ही समझ जाओ। और इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर होता है ब्लू और ये भी होता है प्रेसिपिटेट। तो एक चीज याद रखो, कुछ कॉमन से चीजें हैं, कॉपर जनरली ब्लू कलर ही देगा किसी कंपाउंड में देगा तो, ठीक है। Fe आपका जनरली ग्रीन कंपाउंड ग्रीन कलर देता है कहीं पे अगर यूज हुआ तो इन दो तीन चीजों को याद रखो। आगे आगे आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि किसका कैसा कलर होता है। तो यहाँ पे जितने भी कलर वगैरह ऑब्जर्व हो रहे हैं इनको आप माइंड में रखिए, इनको आप तुरंत के तुरंत कहीं साइड में लिख लीजिए, कॉपी के टॉप पे लिख लीजिए, ठीक है, कि किस कंपाउंड का कलर कैसा है और वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही चीजें याद करने लायक होती है और कुछ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन अपन ले रहे हैं, अगर मैं NaOH की रिएक्शन
HgCl2 के साथ करो। तो अब देखो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तुम थोड़ा सा सोचो भाई, Hg और OH, तो HgOH मिलके क्या बनाएंगे, फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो मिल जाएगा NaCl और दूसरा होगा HgOH का होल ट्वाइस। इसमें से वाटर रिमूव कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा HgO, ठीक है। और HgO का कलर कैसा होता है, ये नोट डाउन कीजिए इसको। अब अगेन सेम रिएक्शन कुछ ऐसी है, अगर मैं NaOH की रिएक्शन AgCl के साथ करूं, अगर मैं NaOH की रिएक्शन AgCl के साथ AgNO3 के साथ करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखो फिर से NaNO3 निकल जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट आयन एक्सचेंज हो जाएगी और दूसरा क्या बनेगा AgOH। अब इस AgOH को वापस से इसमें क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा हीट दोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने ऑक्साइड को फॉर्म कर देगा Ag2, और जिसका कलर कैसा हो, ब्लैक, ठीक है। और उसके साथ साथ वाटर, यानी वेपर फॉर्म में वाटर निकल जाएगी। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा की। तो इन सारी रिएक्शंस को आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करना। अपन चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, जिसको नाम दे रहे हैं अपन सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट कंपाउंड सोडियम का इनऑर्गेनिक एक बार पढ़ के बस खत्म करनी होती है। ये रिएक्शंस आप देखते जा रहे हो, इसको एक बार लिखने के साथ प्रैक्टिस कर लो, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। इनको याद करने की कोशिश गलती से मत करना, फिर से बता रहा हूं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, वॉशिंग सोडा, या फिर इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2। अब 10H2 क्यों, क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, तो इसका नाम होता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो अपन इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये कैसे फॉर्म होता है। तो इसके लिए एक ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको नाम दिया जाता है सॉल्वे प्रोसेस। तो इसके लिए, इसके फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस। और वो प्रोसेस सिर्फ इसके लिए नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए भी होती है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस का नाम है वो है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में अपन देखते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है Na2CO3। तो देखिए, सॉल्वे प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इससे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सॉल्वे प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें देखो दो टाइप से, दो स्टेप चल रहे होते हैं साइड में, साइड बाय साइड। और क्या हो रहा होता है, तो पहले हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट होता है CaO प्लस CO2 गैस। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, इस कैल्शियम ऑक्साइड में अगर तुम H2O मिक्स कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो पहला स्टेप जो होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके हम कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर डिसॉल्व करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब सेकंड प्रोसेस में क्या होता है कि अमोनिया गैस NH3 को अपन रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ। क्यों? क्योंकि NH3 सॉल्युबल होता है वाटर, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर। तो यहां से फॉर्म होता है एक वीक बेस जिसको नाम दिया जाता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा बेस है, एक वीक बेस। तो ये दो प्रोसेस होती है जिसमें पहले वाली प्रोसेस में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2, और दूसरे वाले प्रोसेस में NH4OH का फॉर्मेशन होता है। अभी जो NH4OH बना है इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CO2 के साथ। यानी कि यहाँ से जो रिएक्शन से आपकी CO2 निकली है उसकी रिएक्शन हम NH4OH के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3, ठीक है। अब देखिए, पहले स्टेप में हमने फॉर्मेशन किया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, दो अलग अलग रिएक्शन ली थी उसने। पहले में कैल्शियम कार्बोनेट को
हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 फॉर्म किया, फिर NH3 अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करके बेस फॉर्म किया, और उस बेस की रिएक्शन उसने CO2 के साथ करवाई, जिससे अमोनियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ। अब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को, यानी जो तुम्हारा वो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है NH4HCO3, इसकी रिएक्शन हम सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ करवाते हैं। तो NaCl के साथ रिएक्शन करवाने पे आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या बनता है, तो यहां से बनता है, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, NH4 प्लस, और ये क्या है HCO3 माइनस, और यहां पे देखो तो ये क्या है Na प्लस, और ये क्या है Cl माइनस। तो अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी, तो क्या फॉर्म होगा NaHCO3 का प्रेसिपिटेट, और उसके साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा NH4 अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो NaHCO3 होता है, ये आपका क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है। तो आपने इस प्रोसेस से पहले क्या देखा, सॉल्वेबल प्रोसेस से आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन किया। अब इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर अपन हीट दें अप्रोक्सीमेट 150 डिग्री सेल्सियस तक, तो उस केस में ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 और उसके साथ फॉर्म करता है H2O और CO2 गैस। तो ये प्रोसेस थी, यानी कि सॉल्वेबल प्रोसेस से आपने क्या देखा कि सॉल्वेबल प्रोसेस में आपने कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई, CO2 मिला, फिर आपने यहां से NH4OH फॉर्म किया था, NH4OH की रिएक्शन आपने CO2 से कराई तो आपको क्या मिला, अमोनियम बाइकार्बोनेट। उस बाइकार्बोनेट की रिएक्शन आपने NaCl के साथ करवाई तो आपको दो प्रोडक्ट मिले, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अब सोडियम बाइकार्बोनेट आपका इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, तो इसको अपन बाहर निकालते हैं और हीट देते हैं 150 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से फॉर्मेशन हो जाता है Na2CO3 का। यानी सॉल्वेबल प्रोसेस से आप दोनों का फॉर्मेशन करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी और सोडियम कार्बोनेट का। नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्वेबल प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखना। दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली ऑपरेट की जाती हैं और उनके प्रोडक्ट्स को आपस में, उनके बाय प्रोडक्ट्स को आपस में रिएक्ट करवा के NaOH का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो ये जो फॉर्मेशन हुआ है तुम्हारा NH4Cl, अगर मैं इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊं तो तुम्हें यहां से वापस से NH3 मिल जाएगी, जो रिसाइकिल की जा सकती है, रीयूज की जा सकती है। तो देखो यहाँ पे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था और आपके सोडियम बाइकार्बोनेट वाले केस में NH4Cl फॉर्म हुआ। तो अगर मैं इस NH4Cl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊं तो अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयन एक्सचेंज कर दो, आयन एक्सचेंज करोगे क्या बनेगा NH4OH और उसके साथ क्या मिल जाएगा, ठीक है NH4OH प्लस CaCl, ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर तुम रिएक्शन करवा दो तो ये रिएक्शन तुम्हें मिलेगी। तो उसके साथ साथ सॉरी इसमें NH4OH का फॉर्मेशन नहीं होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, NH4 यहां पे कन्वर्ट होगा किसमें, NH3 गैस में, और ये कैसी होगी, इसे रीयूज भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ HCl ये आपका फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगी। NH4Cl जो आपका फॉर्म हुआ उसको आपने वापस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो आपको वापस से अमोनिया गैस मिल गई, जिससे आप रीयूज कर सकते हो। नोट कर लिया होगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की, वो प्रोसेस भी देखते हैं। तो सॉल्वेंट प्रोसेस को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि दोनों के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली प्रोसेस यही हम यूज करते हैं, चाहे वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो चाहे सोडियम कार्बोनेट। सेकेंड प्रोसेस जो है वो कौन सी है, तो वो है ली ब्लेन प्रोसेस। अब ये भी है, ये भी Na2CO3 के फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सॉल्वे है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आप सोडियम क्लोराइड को, NaCl को आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हो, जिससे आपका फॉर्म होता है NaHSO4। अब इस NaHSO4 देखो
NaCl की रिएक्शन हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाई, उससे हमें मिला NaHSO4। अब इसकी रिएक्शन हम वापस से NaCl के साथ करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है सॉल्ट Na2SO4, और इसकी रिएक्शन अगर हम CaCO3 प्लस कार्बन के साथ करवाएं तो यहाँ से प्रोडक्ट जो तुम्हारा मिलेगा वो मिलेगा Na2CO3 प्लस CaS प्लस CO, ठीक है। और ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट मिला है Na2CO3 प्लस CaS, इसको कंबाइनली आप बोलते हो ब्लैक ऐश, ठीक है। तो इसको कंबाइनली क्या बोला जाता है? ब्लैक ऐश। तो ये है लीप्लेन प्रोसेस। NaCl की रिएक्शन तुमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाई, वहां से फॉर्मेशन हुआ NaHSO4 का, उसको तुमने NaCl के साथ ट्रीट करवाया, तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ Na2SO4 का। Na2SO4 की रिएक्शन तुमने CaCO3 प्लस कार्बन के साथ करवाई, वहां से फॉर्मेशन हुआ तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट प्लस CaS प्लस CO गैस। तो जो Na2CO3 प्लस CaS है इसको कंबाइनली तुम बोलते हो ब्लैक ऐश, ठीक है। ये प्रोसेस देखिए लीप्लेन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, सोडियम कार्बोनेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये जो इनके फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस बताई जा रही है इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि कोई भी प्रोसेस आपसे पूछी जा सकती है, डिफाइन सॉल्व प्रोसेस, या आपको कुछ भी पूछा सकता है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। तो इन रिएक्शंस को आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, आपके एस ब्लॉक के प्रॉपर्ली नोट्स होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज, अगर बात की जाए सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज की, तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर तुम H2O के साथ कराओ वाटर के साथ, तो Na2CO3 प्लस H2, फॉर्मेशन किसका करेगा? ऑब्वियस सी बात है Na2CO3 प्लस H2। अगर तुम इसको रिएक्ट करवा रहे हो तो यहाँ से साफ साफ तुम देख सकते हो कि ये H प्लस OH माइनस के फॉर्म में जाएगा, और ये OH माइनस